बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज है हमारी 12.2। ठीक है जी। 1, 2, 3 एंड 6 ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे पीछे। आज हम 7 करेंगे क्योंकि अभी ये भी अनग्रुप डाटा ही के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद में हम इंशाल्लाह ग्रुप डाटा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आपने सिर्फ समझना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, 45 नंबर्स, अरिथमेटिक मीन 45 नहीं है, यहाँ गलती है, आप लोग करेंगे। अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स यानी कि N45 दिया हुआ है कि 45 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन 80 है, यानी अरिथमेटिक मीन 80 है। फाइंड देयर सम, उसका सम निकालना है। देखिए सिंपल सी चीज़, एक्स बार आपको दिया हुआ है 80, एन दिया हुआ है 45 और समेशन एक्स आपने मालूम करना है। ठीक है, जो फाइंड देयर सम लिखा हुआ है, सम समेशन एक्स, आपने फॉर्मूला सिंपल लिखा है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, एक्स बार की जगह 80 आ गया, एन की जगह 45 आ गया, समेशन एक्स का हम आंसर निकाल लेंगे। जब आपका 45 इधर आएगा तो 80 मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। ये हमने यूँ लिख दिया, समेशन एक्स इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई 45। आप यूँ भी लिख सकते थे 45 मल्टीप्लाई 80 या 80 मल्टीप्लाई 45 इधर और समेशन एक्स इधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खैर अब आपने मल्टीप्लाई किया तो 3600 आपका समेशन एक्स आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। सेम उसी तरह से अब यहाँ पे आपको उसने दिया हुआ है, नंबर से दे दिया आपको 5 नंबर्स आर, ये 14079, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मॉड, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, मीन हम निकालते हैं सिंपल, वही फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। आपने इन सब का समेशन यानी प्लस कर लिया इन सबको और 5 पे डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 नंबर्स हैं। ये आपका सीधा सीधा सा एक्स बार आ गया 4.2। अब मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है। देखिए 14079 था तो 0 सबसे छोटी वैल्यू पहले ये आ जाएगा, 01479, यूँ लिख देंगे हम इसे, 01479 ये हमने लिख दिया। अब देखें ये जब है ना क्वेश्चन 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ हैं, आपने करना तो फॉर्मूले से ही है, जैसे हमने फॉर्मूला निकाला उस तरह से करना है। लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ जाए तो एमसीक्यूज़ में इसे करने का बहुत आसान सा तरीका, आप उसे रफली कहीं पे भी अरेंज कर लो। अरेंज करना ज़रूरी है। जब अरेंज हो जाते हैं और आपके पास और नंबर में वैल्यूज़ हैं तो सेंटर वाली वैल्यू आपका मीडियन होता है। सिंपल सी बात ये देखें, इसका सेंटर जो है 5 वैल्यूज़ हैं तो इसका सेंटर ये होगा, तीसरी वैल्यू, ये आपका 4 जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने इसको इस तरह से फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। और आप एमसीक्यूज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको पेज जो है वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम आपने अपना बचाना होता है एमसीक्यूज़ में। तो सिंपल सा तरीका एमसीक्यूज़ का आपको बता रहा हूँ, आपने वैल्यू अरेंज करनी है और जो दरमियान वाली सेंटर वाली वैल्यू होगी, देखें 3 का भी सेंटर आ जाएगा, 3 जैसे वैल्यूज़ होती तो 3 का सेंटर 1 होता, 5 है तो 5 का सेंटर ये आ जाएगा, तीसरी वैल्यू, क्योंकि 2 अलग तो ये सेंटर आ गया। 7 होंगी तब भी ऐसी होगा, ये 3 अलग हो जाएंगी, आगे वाली 3 अलग, क्योंकि 5 है ना, ये तो 2 वैल्यूज़ आगे होंगी, वो दोनों होगी, और ये सेंटर वाली वैल्यू ये बन जाएगी 7। तो ये आसान सा तरीका है इसका एमसीक्यूज़ में मीडियन निकालने का। खैर यहाँ पे हमने फॉर्मूला अपना वही लगाया, n+1/2 वैल्यू। ये आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं तो 5+1/2 यानी 6/2, 6/2 का मतलब है थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू आपके पास 4 आ रही है, तो 4 आपका आंसर आ गया। अब कर लेते हैं बात मॉड की। अब देखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि रिपीट हो रही हो, यानी 2 दफ़ा आई हुई वैल्यू कोई भी नहीं है, 3 दफ़ा आई हुई, 4 दफ़ा आई हुई वैल्यू कोई भी नहीं है। मॉड में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू जो है वो आपका मॉड होता है। अब जब कुछ भी नहीं है तो आपने यहाँ पे मॉड इज इक्वल टू 0 नहीं लिख देना है। देख लें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 0 भी एक वैल्यू है, अगर आपने 0 लिख दिया तो इसका मतलब है मॉड ये है, जबकि आपका तो यहाँ मॉड है ही नहीं, इसलिए हमने इसमें लिखना है नो मॉड। तो ये मॉड इज इक्वल टू क्या लिख दिया, नो मॉड, यानी कोई मॉड नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी आपको दिया हुआ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज, ये दी हुई, शो दैट मी मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन, यानी ये क्वेश्चन है इस तरह से। ठीक है, शो दैट करके कहा हुआ है, मॉड मीडियन और मीन, ये तीनों ही चीज़ें आपने इसका मतलब में मालूम करनी है, बस और कोई काम नहीं है। जब आपके आंसर आ जाएंगे तो ये खुद ब खुद शो हो जाएगा कि मॉड का आंसर जो होगा वो मीडियन से बड़ा होगा, मीडियन का जो आंसर होगा वो मीन से बड़ा होगा, यानी मीन सबसे छोटा, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मॉड होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। ये वैल्यूज थी, ये हमने लिखी, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। पहले आपने एक्स बार उसका निकालो, उसी तरह से फॉर्मूला लिख दिया, समेशन एक्स ओवर एन, इन सबको ऐड किया, 6 से डिवाइड किया, तो ये आपके पास 154.33 मीन आ गया। अब हम मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए हमने इसको सबसे पहले अरेंज किया, अरेंज करके हमने ये लिख दिया।
अब सेंटर वाली दो वैल्यूज़ आनी है। इसमें भी हम कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के अंदर कि आप ये देख लें सेंटर में कौन सी वैल्यूज़ बनती हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका सेंटर तो यूँ नहीं बनेगा, ये वैल्यू गई और ये वैल्यू गई, तो सेंटर इन दोनों के दरमियान में आना है। तो इन दोनों के दरमियान में सेंटर निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, आपको इसका आंसर मिल जाएगा MCQs के लिए। यहाँ पे हमने उसी तरह सॉल्व करना है। n+1/2 वैल्यू, 6+1/2, 7/2 जो आ गया 3.5 वैल्यू। अब 3.5 का मतलब मैंने आपको बताया था थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू का सम डिवाइड बाई 2। थर्ड वैल्यू आपके पास 156 है और फोर्थ वैल्यू आपके पास 157 है। इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 156.5। ये आपका मीडियन आ गया। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं मॉड की। मॉड के लिए अब आप देखें, आप इसमें डाटा ये दिया हुआ है, यहीं पे आप देखें 160 दो बार आया हुआ है, तो 160 आपका मॉड होगा फिर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ये है, तो मॉड इज इक्वल टू हमने लिख दिया 160। अब आप खुद देख लें कि 160 ये है ग्रेटर देन है 156.5 और 156.5 ग्रेटर देन है 154.33। ये आपका मॉड है, ये आपका मीडियन है और ये आपका मीन है, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गई बात, मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। ये बात हमारी प्रूव हो गई, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, जो उसने शो करने के लिए कहता है ये शो हो गया। आगे इसके बाद में 11 क्वेश्चन है, सॉरी 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपसे कहता है कि मंथली इनकम ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड दिस, फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अटेंडेंस, ऑल्सो फाइंड द मीन इफ डी इज इक्वल टू a-20। इसने लिखा हुआ गलत लिखा हुआ, ये बेसिकली a नहीं होगा, ये x-20 लिखा होगा, क्योंकि डी का फॉर्मूला आपको पता है x-a होता है, x-a। तो मतलब ये कि x-20 जो लिखा है इसने, तो इसका मतलब ये कि ये आपके पास a है, x-a की जगह 20 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये हो गया कि a की वैल्यू उसने आपको खुद दे दी है 20। अब जब वो खुद दे देगा तो हमें वही वैल्यू यूज़ करनी है, हमने फिर अपनी तरफ से a नहीं लिखना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम a अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन जब उसने ना दिया हो, जब a की वैल्यू उसने खुद दे दी है, तो इट्स मीन कि वो ही a होगा फिर। तो अब यहाँ पे x-20 ये बना हुआ है, हमें d का फॉर्मूला पता है कि x-a होता है, तो इसका मतलब है a की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो a की जगह हमने 20 लिखना है। सबसे पहले मैं मीन ही निकाल रहा हूँ, x आपको डाटा दिया हुआ है, ये आपने 20 115 सारा डाटा लिखा और d इज इक्वल टू लिख दिया x-20। x-20 यानी कि 21-20 ये आ गया, 15-20 ये आ गया, 16-20 ये, 18-20 ये। इस तरह से आपने ये सारी d की वैल्यूज निकालनी। ठीक है, अब ये d आ गया आपके पास समेशन d, इसको सम किया तो यार है -48। -48 लिखा, ये हमने x बार का फॉर्मूला लिखा, यानी कि अरिथमेटिक मीन का शॉर्टकट फॉर्मूला a प्लस समेशन d ओवर n। a की जगह हमने लिखना है 20, जो मैंने आपको बता दिया कि a की वैल्यू उसने खुद दी हुई है। आप यहाँ मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ लिखें हेयर a इज इक्वल टू 20। जब आपने यहाँ लिखा है ना, ये जब आपने ये लिखा x-20, तो ऑटोमेटिकली बात साबित हो गई कि ये आपका a है। देखिए d इज इक्वल टू x-a, ये हमें फॉर्मूला पता है। तो अगर कोई चीज़ लिखी हुई है x-20, तो इसका मतलब है कि a ही की जगह 20 लिखा है ना उसने। ठीक है, तो ये हमें पता चल चुका है, इसलिए हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूले में आके डायरेक्ट उसे लिख देंगे, a की जगह 20 प्लस समेशन d की जगह लिखा -48, n की जगह 10। अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो 4.8 आंसर आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 20 - 4.8 जो कि 15.2 आ गया। ये आपका मीन निकल आया। अब हम मीडियन और मॉड निकाल लेते हैं इसका। मीडियन के लिए आप इसको अरे करें पहले, ये हमने तरतीब से इसे लिख दिया। अब हमने अपना फॉर्मूला मीडियन का अप्लाई किया, 10 वैल्यूज हैं, 10 + 1/2 5.5 आ गया ये आंसर, यानी 11/2 का आंसर 5.5 वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, पाँचवीं वैल्यू और छठी वैल्यू का सम। पाँचवीं वैल्यू क्या है 15 और छठी वैल्यू भी 15 है, तो इन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड कर देंगे हम। तो 15 + 15 30/2, यानी कि 15 आपका मीडियन आ गया। मॉड क्या आएगा इसका, अब आप इसमें देख सकते हैं मॉड भी आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे 15 दो बार आई हुई वैल्यू है, बाकी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई हुई। तो इसका मतलब है कि मॉड भी आपका 15 आ गया। तो इस तरह से हमने इसका मॉड निकाल लिया 15। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद में 11 क्वेश्चन आपका ग्रुप डाटा वाला है। हम 12 क्वेश्चन देखते हैं। अब 12 क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, और पता नहीं क्यों उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने इतनी एग्जामेशन दी है तो ये 12 क्वेश्चन भी होने चाहिए था कि ख़त्म कर दें, लेकिन खैर अब हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे आराम से, तरतीब से दिया हुआ जो चीज़ें। अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज़। अब देखें 20 बॉयज़, ये अरिथमेटिक मीन नहीं है, ये n है 20 बॉयज़।
इज दिस 13 ईयर्स 4 मंथ एंड 5 डेज। ये आपका अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज और एन आ गया 20। ये हमने लिख दिया पहले अरिथमेटिक मीन 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज, ये मीन आ गया। एन 20 बॉयज़ का अरिथमेटिक मीन ये आ गया। समेशन एक्स उसने कहा निकालने के लिए, फाइंड देयर सम, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। ठीक है, पहले हम यहाँ तक बात करते हैं, आगे वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस यानी समेशन एक्स सम निकालना है, समेशन एक्स निकालना है हमें। ठीक है, यह हमने वही जैसे पहले क्वेश्चन में आपको मैंने 7 करवाया था, सेम उस तरह से हमने चीज़ें लिख दी। ये लिखा और ये आ गया फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब आप चाहें तो इसको एन एक्स बार बना के भी लिख सकते हैं, यूँ इज इक्वल टू समेशन एक्स, फिर वैल्यू पुट कर दें। वरना मैंने डायरेक्टली जैसे एक्स बार की जगह देखें ये लिखा, इज इक्वल टू समेशन एक्स की जगह ये लिखा और एन की जगह 20 लिखा। अब ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो ये वही चीज़ भी बन जाएगी एन 20 और एक्स बार की ये वैल्यू 20 इंटू दिस, ये जो लिखा हुआ है 20 इंटू ये वाली वैल्यू एक्स बार है ना, देखेंगे एन की जगह 20 और एक्स बार की जगह ये है। तो आप इस तरह बना के इसको चाहे लिख दें, वैल्यू पुट कर दें, चाहे इसी शेप में आप सिर्फ वैल्यूज पुट करें, उसके बाद में खुद ब खुद वो शेप बन जाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए कि अगर हम वैल्यू पुट करके लिखेंगे तब भी उसके बाद में हमें इसे सॉल्व करने के लिए 20 को उधर लेके जाना ही जाना है हर सूरत में, तभी हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। और अगर हम पहले फॉर्मूले की शक्ल वो बना दें कि समेशन एक्स का आंसर निकालना है, तो हम समेशन एक्स को इधर रखें, एन को इधर लेके आ जाएँ, तो एन एक्स बार बन जाएगा। तो वही चीज़ बनी हुई। ठीक है, तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको डब्बा बनाया हुआ। आप ये स्टेप से जाके कर लें, वरना आपने अगर ये स्टेप करना है तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, ये करने की क्या ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद ही एन की जगह आप ये लिखेंगे, एक्स बार की जगह ये लिखेंगे, तो ये शेप बन जाएगी, समेशन एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अब आपने इसको करना कैसे बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम है जिसको आपने समझना है। 13 ईयर्स 4 मंथ 5 डेज, 20 को पहले आपने 13 ईयर्स से मल्टीप्लाई किया, 13 से मल्टीप्लाई किया 20 को, तो 260 आंसर आ गया। 13 सिफर सिफर 13 दूनी 26, यानी 13 0 0, 13 2 26, 260 ईयर्स आ गया ये। अब जब आपने 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाई 20 80 मंथ, 80 आ गया आंसर, 80 मंथ। ठीक है, 80 मंथ लिख दिया और ये 100 डेज आ गया, डी फॉर डेज। अब इसको मैं सही तरह से कैलकुलेट करके लिखूंगा, उसकी वजह ये कि मैंने 80 मंथ नहीं कहना होता कहीं पे भी। आपको पता है कि 12 महीने का एक साल होता है, तो अब 80 मंथ में कितने महीने कितने साल आ जाते हैं वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। 80 को आप डिवाइड करो 12 से, देखो ये आपने डिवाइड किया 12 से, मैंने यहाँ कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से आप करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, वैसे कोई मसला नहीं। ये 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 6 के 72 आ गया, यानी 12 6 72 आ गया, और ये 8 नीचे बाकी बच गया। तो ये 6 साल बन गए और 8 महीने, यानी कि 80 मंथ में कितने साल आ गए, 80 मंथ में 6 साल और 8 महीने बनते हैं। तो 80 मंथ समझ में आ रही होगी आपको बात, ठीक है ना। आपको पता है 12 महीने का एक साल होता है, तो 12 महीने का एक साल, 80 महीने में 6 साल और 12 महीने 8 महीने आ गए। अब ये 6 साल हैं वो आप इसमें ऐड कर दोगे 260 में, यानी कि 6 साल इसके साथ आ गए, 260 में 6 ऐड कर दिया, 266 ईयर्स आ गया। 80 महीने की जगह हमने लिख दिया 8 महीने। ठीक है, 8 महीने अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, 11 मंथ मैंने लिखा हुआ है, कैसे आंसर वो आपको पता चल जाएगा आगे। 8 महीने आ गया, ये यहाँ पे 266 साल और 8 महीने बन गया। अब आगे डेज 100 डेज है। अब आपको पता है 100 डेज है, 100 डेज भी हम कहीं नहीं लिखते हैं, इसको भी हम महीने में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कि 30 दिन का एक महीना होता है। अब 100 डेज में कितने मंथ आ जाते हैं, 100 डेज में 30 30 30 3 महीने और 10 दिन बनता है ये। 100 डेज 3 महीने और 10 दिन, देखें 100 डेज का मतलब 30 दिन का एक महीना, फिर 30 60, फिर ये 30 90 और ये बाकी बच गए 10, तो ये 3 महीने आ गए और ये 10 दिन आ गए। ठीक है, अब 3 महीने, ये जो 8 महीने थे इसमें आपने ऐड कर दिया, 8 और 3 11 महीने बन गए, तो 11 महीने और 10 दिन आ गए, तो इसका मतलब पूरे का आ गया 11 महीने और 10 दिन। यानी 80 मंथ के जो ईयर्स बने थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए, और जो 100 डेज के मंथ बने थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए, और डेज जो बाकी बच गए वो ये लिख दिए। तो ये 266 साल 11 महीने और 10 दिन आंसर आ गया हमारे पास। इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। हम इसको ऐसे आंसर नहीं देंगे, ऐसे आंसर देंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर ये नहीं है। अगर आपको आगे ना समझ में आए तो आप इतना तो कर लेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो मिल जाएंगे यहाँ तक अगर करेंगे। अभी इसका अगला पार्ट भी मौजूद है। ठीक है, तो खैर ये आपका आंसर इस तरह से आया। अब आगे उसने क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिया हुआ है वो ये है कि वो कहता है कि
इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज। अब वो कहता है कि अगर एक लड़के की उम्र 15 साल है तो बाकी बचने वाले लड़कों की उम्र की एवरेज बतानी है आपने। बाकी क्या मतलब है, देखिए 20 लड़के थे, एक लड़के की एज उसने कह दी 15 साल है, तो इसको निकाल के 15 साल को हम निकाल देंगे तो कहते हैं व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज। रिमेनिंग बॉयज यानी इन 19 लड़कों की एवरेज एज क्या होगी, 19 की एवरेज एज उसने पूछ ली है। तो इसका मतलब ये है कि एक की एज को हमें निकालना पड़ेगा ना, 20 की एज का सम हमारे पास मौजूद है। ये 20 की एज का सम है ना, समेशन एक्स जो दिया हुआ है ये 20 लड़कों का है, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे 20 बॉयज थे, ठीक है। अब ये आपके पास 20 लड़कों की एज का सम आ गया। अब वो कहता है कि एज ऑफ वन बॉय इज़ 15 ईयर्स, तो हमने सम ऑफ द एजेस ऑफ 19 बॉयज़ निकालना है। तो वो क्या होगा, फिर हमने इस एज में से जो टोटल आंसर आया होता है 20 लड़कों की उम्र का, उसमें से हमने एक लड़के की उम्र माइनस कर दी, यानी 15 साल हमने माइनस कर दिया उसमें से। ठीक है ना, समझ में बात को, कि 20 की जो सम है, आप सिंपल सी बात कर लें, 20 बच्चों का जो उम्र का जो सम आ रहा है, यानी 20 बच्चों की उम्र का जो मजमुआ आ रहा है वो आ रहा है जैसे कि 30 साल, ठीक है। अब उसमें से एक बच्चे की उम्र 5 साल है, तो बाकी 19 बच्चों की उम्र 25 साल ही होगी ना फिर, ठीक है। वो कैसे आएगा, 30 में से आप 5 को माइनस कर देंगे। सेम इसी तरह से बात वही लॉजिक आ रही है कि 20 बच्चों की उम्र का जो सम है वो 266 साल 11 महीने और 10 दिन है। तो अगर आप इसमें से एक बच्चे की उम्र 15 साल जो है वो निकाल दें, तो ये जो 251 साल 11 महीने और 10 दिन बने, ये फिर 19 बच्चों की एज का सम आ जाएगा। 19 बच्चों की एज का सम, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जो बाकी बच्चे हैं, यानी कि बाकी उसका मुराद, उसने ये नहीं कहा था 19, उसने बाकी का लफ्ज़ लिखा। बाकी का मतलब भी यही है कि 19 बच्चे बाकी बच गए। जब एक बच्चा निकल गया, एक की भी एज हमने निकाल दी, तो बाकी 19 बच्चे बच गए। अब 19 बच्चों की एज का सम मेरे पास ये है। अब ये मैंने कैसे निकाला, देखें 266 साल थे, सीधा सीधा 15 उसमें से माइनस कर दें, क्योंकि ये भी ईयर लिखा हुआ है, मंथ और डेज इसमें नहीं है, तो ईयर में से ईयर माइनस हो गए, 266 में से 15 चले गए तो 251 आ गए। तो 251 साल 11 महीने 10 दिन, ये आपके पास 19 बच्चों की एज का सम आ गया। अब ये हमने सम निकाल लिया, क्योंकि अब हमें इसकी एवरेज निकालनी है, क्योंकि उसने पूछी थी एवरेज ऑफ द एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़, यानी कि 19 लड़कों की उम्र की एवरेज निकालनी है। तो इसका मतलब है हमारे पास समेशन एक्स होना चाहिए इसका, तो वो समेशन एक्स निकाल लिया मैंने। अब मैंने एक्स बार निकालना है किसका, 19 बच्चों की सम का। तो समेशन एक्स 19 बच्चों का ये आ गया, और हम डिवाइड भी 19 से ही अब करेंगे। क्यों, क्योंकि अब 19 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब आपने ये लिखा सारा कुछ ऐसे, 251 साल 11 महीने 10 दिन डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब देखिए इसको मैं 19 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकता, कि मैं आपको ये बताऊं कि 251 साल डिवाइड बाय 19, 11 महीने डिवाइड बाय 19, 10 डेज डिवाइड बाय 19, ये पॉसिबल नहीं है। वो पॉइंट में आंसर आते जाएंगे, वो आप सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने क्या करना है, हमने इन सब को डेज में कन्वर्ट कर देना है। डेज में कन्वर्ट करके हम 19 से पहले डिवाइड करेंगे, जब हमारे पास आंसर आएगा वो भी डेज में आ जाएगा। उस डेज को फिर हमने साल में और मंथ में कन्वर्ट करना है। फिलहाल काम हमारा ये होगा कि हमने इसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे यूँ लिखा 251 मल्टीप्लाई बाय 365 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 10, और ये लिख दिया आगे डेज, यानी कि सारे डेज में कन्वर्ट हो गए। वो कैसे, आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन, तो 251 साल है, तो 251 को अगर मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब डेज बन गए। इस तरह से एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 11 महीने में कितने दिन हो जाएंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे, तो इसको 11 मल्टीप्लाई 30 लिख दिया, प्लस 10 डेज वैसे ही आ गया, तो ये पूरा डेज बन गया। यानी अब ये सारी वैल्यू डेज के अंदर कन्वर्ट हो गई। आप कर सकते थे यूँ कि पहले एक दफ़ा ये लिख देते ओवर 19, फिर अगले स्टेप में हम इसको ईयर को मंथ में, और वो ईयर को भी डेज में और मंथ को भी डेज में कन्वर्ट करके यूँ लिख देते हैं। तो मैंने डायरेक्ट उसे लिख दिया, वो कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि ये चीज़ सारी हमने पीछे सामने रखी हुई है, ये हमारे पास मौजूद है समेशन एक्स। तो समेशन एक्स 19 बच्चों का मैंने डेज में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, ये वैसे ही आ गया। अब ये सबको ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद हमारे पास इस तरह से ये शेप आ गई, 9155 ओवर 19 डेज। तो अब हमने इसे डिवाइड किया, तो ये आ गया 4839.74 डेज। अब ये आपका जो आंसर आया ये डेज के अंदर आ गया है, एक्स बार 19 बच्चों का मीन जो है वो डेज के अंदर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को अगर आगे आपको प्रॉब्लम हो तो कम से कम यहाँ तक तो आप इसको इजीली कर सकते हो, यहाँ तक आप इसको
अटैम्प्ट करके सॉल्व करके यहाँ पे आंसर दे दोगे। अब हमने करना क्या है काम, हमने इनको डेफिनेटली कन्वर्ट करना है ईयर्स मंथ और डेज में, ठीक है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन उसने ईयर्स मंथ और डेज में किया हुआ है तो हम उसका आंसर भी ईयर्स मंथ और डेज में ही देंगे। बेसिकली तरीकाकार यही है, ठीक है। अब डेज को आपने ईयर में कन्वर्ट करना है, जैसे आपने ईयर को डेज में कन्वर्ट करना होता है तो 365 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड कर देंगे। हमने इन दोनों को 365 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 13.26 ईयर्स। अब ये पूरे का आंसर आ गया 13.26 ईयर्स। अब ये साल बन गए, यानी 13.26 साल। अब 13.26 साल का मतलब ये नहीं है कि 13 साल और 2 महीने हो गए या 6 दिन हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको यूं कन्वर्ट करना है इस तरह से कि 13 साल हमने ये लिख दिए, जो पॉइंट से पहले वाले हैं ये साल हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। जो पॉइंट के बाद वाले 0.26 ईयर्स हैं, 0.26 ईयर्स यानी ये भी साल ही है ना, 0.2 ईयर्स जैसे 0.3 ईयर्स, ठीक है। 0.2 ईयर्स का मतलब क्या होता है कि वो आपके पास आ जाएगा आंसर उसका, जैसे उसको समझ लें 0.5 ईयर्स का क्या मतलब होता है। 0.5 ईयर्स का मतलब होता है आधा साल। आधा साल का मतलब क्या होता है, 6 महीने, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, उसी तरह की सेंस है। तो अब हमने 0.26 ईयर्स को मंथ में पहले कन्वर्ट करना है। इसको मंथ में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 0.26 को आपने मल्टीप्लाई जब 12 से किया तो ये मंथ में कन्वर्ट हो गया, इसलिए मैंने 0.26 मल्टीप्लाई बाय 12 और इसको मंथ कर दिया ब्रैकेट डाल के। ये 13 साल अलग हो गए प्लस 0.26 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मंथ आ गए हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3.12 मंथ। अब 3.12 मंथ 13 साल प्लस 3.12 महीने, इसका मतलब है कि 3 महीने। और 0.12 मंथ जो है इसको अब मैं डेज में कन्वर्ट कर दूंगा, सेम लॉजिक वही। अब आपने देखें ये लिखा 13 साल प्लस 3 महीने लिख दिए, और ये जो 0.12 है इसको आपने प्लस लिख के 0.12 मल्टीप्लाई 30 कर दिया, क्योंकि मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.12 मल्टीप्लाई 30 डेज। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3.6 डेज। 3.6 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3.6। अब ये आंसर क्या है, 13 साल 3 महीने और 3.6 डेज। 3.6 डेज राउंड अबाउट 4 डेज बन जाते हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद 5 या 6 7 8 9 लिखा है तो उसे हम वही कह देंगे राउंड फिगर में 4। अगर 3.1 3.2 3.3 होता, 3.4 होता तो उसे मैं 3 दिन कह देता। तो अब 13 साल 3 महीने और ये 4 दिन, ये आपका आंसर आ गया। बेसिकली 19 बच्चों की जो एवरेज बनती है वो ये है, 13 साल 3 महीने और 4 दिन। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और इतना लेंथी क्वेश्चन है कि इसको देने का कोई तुक नहीं बनता था। कि पेपर में अगर आएगा तो मेरा ख्याल है पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी तरह से हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ तक, ठीक है ना, सॉरी ये यहाँ तक जो है ना 20 बच्चों की समेशन निकाल दे, वो सम निकालने के लिए कह दे, या आपको एक और बच्चे का ज़्यादा 19 बच्चों का सम निकालने के लिए कह दे। लेकिन पूरा क्वेश्चन करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, यानी टाइम कंज्यूमिंग काम बहुत ज़्यादा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने से बेहतर है बंदा इसकी जगह कोई और कर ले। तो खैर ये मेरा काम समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी माशाल्लाह हमारा ख़त्म हो गया, और अनग्रुप डाटा के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अनग्रुप डाटा हमारा ख़त्म हो चुका है, अब हमारे सिर्फ ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस रह गए हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।